जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सुझाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देख रूपा, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगी तब तक सुनती ही रह जाएगी। तू शांत है, भोली है, उसका सब फायदा उठा रहे हैं और तू सब चुपचाप रहकर बर्दाश्त करती जा रही है। किस जमाने की है तू रूपा? मीना देवी अपनी बेटी से फोन पर बोल रही थी। चाय लेकर आई बहू शिखा ने फोन रखने के बाद पूछा, फिर कुछ हुआ क्या रूपा दीदी के ससुराल में मम्मी जी? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, जो कंजरों के घर अपनी बेटी बिहा दी। छोटी छोटी चीजों को लेकर बातें सुनाते रहते हैं उसे। कल दोपहर में धूप खिली थी तो उसने देखा सूर्य से सिलन की बू आ रही थी, तो उसे उठाकर बालकनी में रख दिया। फिर काम के बीच ध्यान न रहा तो अचानक आई बारिश में सारे जूते चप्पल भीग गए। फिर क्या था, जबरदस्त सुनाया सबने उसे। अरे, भूल तो किसी से भी हो सकती है, तो क्या सब मिलकर बोलना शुरू कर देंगे मम्मी जी? पर सोचिए, सबके जूते चप्पल भीग गए होंगे तो परेशानी तो आई होगी ना। लेदर वाले तो खराब भी हो गए होंगे, तो क्या उसे सुना देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक तो नहीं होगा, पर यह इंसानी प्रवृत्ति है मम्मी जी। कुछ खराब होता है तो इंसान के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। ये जानकर भी कि वो चीज अब सुधारी नहीं जा सकती। पर मुझे पता है, रूपा दीदी थोड़ी ज्यादा भावुक और कम बोलने वाली है ना, इसीलिए उन्हें दुख ज्यादा हो जाता है। उस पर से अभी ज्यादा समय भी तो नहीं हुआ है ना उन्हें ससुराल में। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि जवाब देना सीख, वरना सब तुझे जिंदगी भर यूं ही दबाते रहेंगे और तू बैठकर सुनती रहना। लेकिन मम्मी जी, आपको लगता है कि पलटकर बोलने से या जवाब दे देने से कोई भी मामला सुलझ सकता है? मतलब मतलब यही कि आपने कभी सुना है कि लड़ाई के मैदान में कभी कोई फैसला या समझौता हुआ है? किसी भी निर्णय को लेने के लिए इंसान को आमने सामने बैठकर बात करनी पड़ती है। समझौते टेबलों पर ही हुआ करते हैं, लड़ाई के मैदान में नहीं। लड़ाई, टेबल, मैदान, ये सब क्या बोल रही है? अभी मेरी सोचने समझने की शक्ति उतनी काम नहीं कर रही। पहेली ना बुझा, सीधे सीधे बोल, कहना क्या चाहती है? मैं यही कह रही हूँ कि ना आपकी सलाह सही है कि जवाब दे दो या लड़ लो, और ना ही रूपा दीदी का चुप रहकर सुन लेना। आप दोनों गलत हैं, तो सही क्या है ये भी तो बता दो वकील साहिबा। सास की इस बात पर शिखा खिलखिलाकर हंस दी। अभी आपका मिजाज गर्म है ना मम्मी जी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से बताऊंगी। अभी मैं अमय को ले आऊं, बस गेट पर आने ही वाला होगा। 2 दिन बाद डस्टिंग कर रही शिखा का हाथ डाइनिंग टेबल के ऊपर लगी तस्वीर से लगा, और फलों वाली वो खूबसूरत सी पेंटिंग जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बाद घूमती नजर आती थी, नीचे गिरी और चकनाचूर हो गई। आवाज सुनकर सारे दौड़े आए। हे भगवान, इतनी सुंदर पेंटिंग तुमने गिराकर तोड़ दी बहू। सासू माँ बोल पड़ी। ये तो पापा के एक बिजनेसमैन फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पापा को इतनी अजीज इस अनमोल तस्वीर को तुम्हें संभाल कर हैंडल करना चाहिए था शिखा। पति ने भी नाराजगी जताई। सॉरी मम्मी जी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। पापा जी आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मेरा बच्चा मैं इसी पेंटिंग को देख देख कर खाना खाता था, वो भी कितना दुखी होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए निखिल। सॉरी अमय। शिखा सच में बहुत दुखी थी। 6 साल का अमय दौड़ता हुआ आया और नीचे बैठी हुई माँ की एक उंगली पकड़कर बोला, मम्मा, आपको तो ब्लड निकल आया है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं खाना खा लूंगा। आपने सॉरी तो बोला ना? पेंटिंग के कांचों का एक छोटा सा टुकड़ा शिखा की उंगली पर भी आ लगा था, जिससे हल्का सा खून निकल आया था। अब सासू माँ और पति का ध्यान भी उंगली पर गया। वैसे भी उसके अफसोस और माफी से सब सामान्य हो चुके थे, और अब सबका ध्यान उसकी चोट पर चला गया था। खैर, शहर से बाहर किसी मित्र के घर गए हुए पापा जी वापस लौटे तो शिखा ने ही उदासी के साथ उन्हें ये सूचना दी।
सारी बात बताकर बोली, पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। 2 मिनट चुप रहने के बाद वो बोले, देखो बहू, जानकर तो मुझे भी एक बार तुम्हारी लापरवाही पर गुस्सा आया और अपने स्वर्गीय मित्र की दी हुई अंतिम भेंट को खोने का दुख भी हुआ, पर तुमने अपनी गलती मान ली और अफसोस जता दिया, तो इसके आगे क्या बचता है? व्यर्थ का गम मन में रखने से और बहस करने से चीज वापस तो नहीं आ जाएगी ना। कुछ दिन बाद सासू माँ फिर रूपा से बात कर रही थी और उसे जवाब देने के लिए उकसा रही थी। शिखा ने उनसे फोन ले लिया। रूपा दीदी, एक बात पूछूं, आपसे जब गलतियां होती है, क्या उसके बाद आप अफसोस जाहिर करते हो कि सच में आपसे गलती हुई है और फिर माफी मांगते हो? नहीं भाभी, आपको तो पता है ना, कोई मुझे सुनाता है तो मुझे चुप हो जाने की आदत है, तो बदल लीजिए दीदी इस आदत को। आपकी चुप रह जाने से शायद उन्हें ये लगता हो कि आप गलतियां भी करती हैं और आपको अफसोस भी नहीं होता और आप सॉरी भी नहीं बोलती। सॉरी बोलने और अफसोस जताने से क्या हो जाएगा भाभी? ये लोग तो इतना बोलते हैं कि शायद ही इन पर सॉरी का कोई असर हो। आप एक बार बोलकर तो देखो दीदी। सॉरी को ऐसे ही मैजिकल वर्ड नहीं बोला गया है। आप देखना, 100% असर होगा। ज्यादातर लोग सामने वाले की गलती पर इसलिए लगातार बोलते हैं ताकि उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि उनसे गलती हुई है और वो उसकी पुनरावृत्ति ना करे। पर अगर गलती करने वाला पहले ही खुद को बजाय सही सिद्ध करने या लड़ने के गलत मान ले, तो फिर विवाद के लिए बचेगा ही क्या? और यही नहीं, चुप रहकर जो आपके अंदर अंतर्द्वंद चलता है वो भी रुक जाएगा और आप खुद को हल्का और शांत महसूस करेंगी सॉरी बोलने के बाद। आप एक बार कोशिश तो करो दीदी। 1 हफ्ते बाद फोन पर बात करती सासू माँ ने मुस्कुराते हुए शिखा से कहा, बहू, रूपा कह रही है भाभी को भी बता देना कि उनकी सॉरी काम कर गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।